हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में वहां पर आपसे मैंने डिस्कशन कर लिया था कुछ कोस उपकोष से संबंधित गणनाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना, है ना, समस्थानिक, समप्रोटॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, इन सभी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था, है ना। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहता है इस चैप्टर में वो आपका आता है कि कक्षकों का, है ना, आकार व अभिविन्यास, यानी जो आपका साइज है ना, परमाणु ऑर्बिटलों का, ठीक है, परमाणु कक्षकों का जो साइज है, उनका जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास यानी उनकी दिशा, उनकी डायरेक्शन। अभिविन्यास का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, अक्ष, वो तीन होते हैं, एक्स वाई और जेड अक्ष, है ना। तो उन अक्षों में इन कक्षकों का जो व्यवस्था है, इन कक्षकों की, वो किस प्रकार से होती है, यानी ये कक्षक किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है एक्स वाई जेड प्लेन में, उसको कहते हैं उसका अभिविन्यास। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिस तरीके से किसी वातावरण में व्यवस्थित हो जाए, वही उसका क्या है, अभिविन्यास। ठीक है, तो यहां पर भी जो कक्षक हैं आपके, वो एक्स वाई और जेड अक्ष में किस तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं, वही क्या कहलाता है, उनका अभिविन्यास कहलाता है। बाकी आकार तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। तो कुछ नहीं याद करना है, बस आपको ये ध्यान रखना कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो आकृति यानी आकार में कैसा होता है, गोलाकार, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। ठीक, ये देखिए, है ना। तो ये याद रखिएगा कि एस ऑर्बिटल जो आपका है वो गोलाकार होता है, गोल आकृति का होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और आपको पता है यहां पर क्या बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर ऑर्बिट होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, है ना, इसके जब ऑर्बिटल को, जब इसके कक्षक को बनाते हैं तो एस के लिए हम क्या बनाते हैं, एस के लिए केवल एक डब्बा, ठीक है, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी क्या है, तो वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इस तरीके से। तो ये देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें फिल कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का डाटा वगैरह होता है, सिंबल उसका जो होता है, उसी तरीके से हाफ एरो ऊपर की ओर, हाफ एरो नीचे की ओर, यानी हाफ एरो क्लॉकवाइज और हाफ एरो एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। ठीक है, तो एस के लिए ये एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, अरेंज हैं। ठीक, अब इसके देखिए ये क्या, जो शेप है इसका स्फेरिकल है ना, और स्फेरिकल शेप में कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं है भाई, तीनों डायमेंशन में हो सकता है ना, एक्स वाई जेड प्लेन, तीनों प्लेन में हो सकता है भाई, गोलाकार कोई आकृति है ना, तो वो क्या है, जो स्फेरिकल आकृति होती है वो सभी प्लेन में रहती है। इसका अभिविन्यास भी वही है कि इसमें क्या, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है स्फेरिकल शेप होने की वजह से। ठीक, तो ये हो गया नंबर फर्स्ट आपका एस। सेकंड देखते हैं उसके बाद दूसरा, है ना, दूसरा कक्षक आपको पता है पी कक्षक। ठीक है, तो जो पी कक्षक होता है वो डंबल शेप होता है, डमरू के आकार का। तो जो पी कक्षक होता है वो डंबल शेप होता है, डमरू के आकार का होता है, और इसमें क्या है, जो आपका पी ऑर्बिट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, 3 ऑर्बिट होते हैं, पी के अंदर भी 3 होते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया था कि पी के पास क्या है, आपके 3 डब्बे होते हैं, है ना, तीनों का अलग अलग नाम, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। ठीक है, दिखाने के लिए इसको हम कुछ क्या बनाएंगे, दिखाने के लिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये देखिए। ठीक, दिखाने के लिए इसको ऐसे बनाया जाएगा, डंबल शेप कहते हैं इसको। ठीक है, डमरू के आकार का। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डमरू के आकार का। एक लोब इसका बड़ा होता है, एक लोब क्या है, छोटा होता है। तो दिखाने के लिए सिंबल हम पी ऑर्बिटल का ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें कितने हैं, तो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, यानी पी कक्षक के अंतर्गत आपको 3 ऑर्बिट दिखते हैं, पी एक्स मिलता, पी वाई मिलता, पी जेड मिलता। इसमें इलेक्ट्रॉन भी भरना मैंने आपको सिखाया है, पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा,
तब फिर क्या होगा, डबल होगा। ये आगे रूल पढ़ेंगे, हुन्स रूल है, हुन्स का नियम है ये, ठीक है, जिन्होंने नियम बताया इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, अब क्या करना है, अब इनकी शेप देख लिया, जिनका साइज कैसा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले पी एक्स को बनाते हैं, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको। जो पी एक्स है आपका, यहां पर हम बना देते हैं। आपको पता है तीनों अक्ष आपको अच्छे से याद है, ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स है, ये वाई है, और यहां पर हम बना देते हैं इसमें ये आपका जो है वो जेड है, ठीक। तो एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड, ये तीनों हो गए। अब आपको क्या करना है, पी एक्स बनाना है, तो इसका जो लोब होगा वो कहां पर होगा, केवल एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो एक्स वाले को आप क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, है ना, ये देखिए। तो एक्स अक्ष पर मैंने क्या किया है, दोनों लोब बना दिए हैं, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से बन जाएगा एक्स वाला, यानी एक्स में क्या है, एक्स में जो डंबल है आपका, जो डमरू है वो किस पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। वाई में जो डमरू है पी का, वो वाई अक्ष पर होगा। जेड में क्या है, वो जेड अक्ष पर होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर दूसरा देखिएगा, ये अभी मैंने बता दिया, ये एक्स ये वाई। इस बार किसको बना रहे हैं, पी वाई को, है ना। चाहे तो यहां पर आप लिख दीजिएगा, ये क्या है, पी एक्स है, इधर ये क्या है, पी वाई। तो पी वाई को भी रिप्रेजेंट कर दें, ये देखिए बना दिया पी वाई। तो ये क्या है, ये है पी वाई, ठीक। जेड को बाकी आप क्या करेंगे, ऐसे ही बना रहने देंगे, ये देखिए। तो एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये तीनों अक्ष है। तीनों अक्ष में पी वाई का अरेंजमेंट क्या है कि इसके जो डमरू है, इसका जो ऑर्बिट है वो किस पर होता है, केवल वाई अक्ष पर होता है, ठीक। जेड में क्या होगा, जेड अक्ष पर। तो इधर देखिएगा, ये है ना, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका क्या है, जेड। तो इसमें भी इसको बना देते हैं ऐसे, ठीक। ये देखिए, तो मैंने बना दिया तीनों, पी एक्स बना दिया, एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर लोब रहेगा, वाई का मतलब वाई अक्ष पर लोब रहेगा, और जेड का मतलब जेड अक्ष पर लोब रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों देखिए मैंने आपको कक्षक बना करके दिखा दिए हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों हो गए। उनके आपके जो अभिविन्यास है, जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पी कक्षकों को आप बना सकते हैं। लिखना क्या इसमें, तो लिखना कुछ बहुत खास नहीं है, है ना। पी ऑर्बिटल, तो यह डमरू के आकार का ऑर्बिटल होता है, जो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। इतनी बात लिख लेना है ना। और यहाँ पर जो ये ऑर्बिट है, इनकी ऊर्जा समान रहती है, तो जिनकी ऊर्जा समान रहती है उनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी समान रहती है, जो बराबर रहते हैं ऑर्बिटल में, उनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, समभ्रंश कक्षक, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है। तो ये एस हो गया, ये पी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर डी और एफ, है ना, उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं डी कक्षक की, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका डी कक्षक, यानी डी ऑर्बिटल। तो डी कक्षक, है ना, डी कक्षक, ये स्मॉल डी है, ठीक है। ये डी कक्षक, तो देखिए इसमें लिखना कुछ खास नहीं है इन लोगों में, है ना। इसके लिए आपको समझने के पॉइंट हैं जो आगे आपको काम आएंगे। तो डी कक्षक में क्या है, तो डी कक्षक में क्या है, देखिए डी कक्षक जो होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, दो डमरू के आकार का, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो डी कक्षक होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, दो डमरू के आकार का होता है, और ये आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर लिखना भी चाहे तो डबल डम्बल शेप या दो डमरू के आकार का होता है। सी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये इस तरीके से, है ना। इसके दोनों लोब बना देंगे, और यहां पर एक छोटा सा भी लोब रहता है इसके अंदर, ये, ठीक। ये देखिए, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि डी कक्षक के जो दोनों लोब हैं, है ना, ये लोब होते हैं डी कक्षक के, डबल डंबल शेप है, तो एक डंबल इधर एक डंबल उधर, तो ये डमरू के जैसा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये डी कक्षक है, और डी में आपको मैंने बता दिया है कि इसकी जो कक्षकों की संख्या है वो कितनी है, टोटल 5, है ना। ये देखिए, तो डी के पास 5 कक्षक होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
तो पहला होता है डी एक्स वाई, है ना, दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी एक्स जेड, है ना, और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी के ये 5 डब्बे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, तो ये 5 कक्षक होते हैं डी के अंदर। थोड़ा सा आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो एफ आपको उतना ज्यादा नहीं जानना है, उनकी आकृति भी नहीं बनाना है, उनकी आकृति बहुत जटिल होती है। ठीक है, तो उनको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर बस केवल खास आपके लिए रहेगा डी। पहला क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरने का रूल तो सब में सेम रहेगा, पहले सब में एक एक जाएंगे, फिर डबल करना चालू करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भरना अभी यहाँ पर नहीं जानना है, तो उसको नहीं देखना। ठीक है, तो ये हो गया अब इनकी ज्योमेट्री, यानी इनका अभिविन्यास। तो अब इनका अभिविन्यास कर लिया जाए, इनका आकार देख लिया जाए कैसा होता है। तो डी एक्स वाई, देखिए इसमें पता चला डी एक्स वाई, इसमें एक्स अच्छा आया है और वाई अच्छा आया है, यानी इसके जो ऑर्बिटल हैं, इसके जो ये लोब बनाया है मैंने, वो एक्स और वाई के बीच में रहेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर है ना, ये ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा 5 है, इसे छोटे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है। देखिए एक्स और वाई के बीच में लोब रहेंगे इसके दोनों। ठीक है, तो एक्स और वाई अक्ष के बीच में रहेंगे। तो ये क्या है, ये डी एक्स वाई है। ठीक, उसके बाद डी वाई जेड, है ना। तो ये आपका क्या है, तो जेड यहां दिखा देंगे, ये है ना। ये जो आपके अभिविन्यास है, ये क्या है, रोटेट करने पर परिवर्तित होता रहता है। तो वाई है और जेड है, तो ये देखिए बना दिया वाई के बीच में और ये जेड के बीच में। ठीक है, ये क्या है, डी वाई जेड है। ठीक, तो पहला डी एक्स वाई है, दूसरा डी वाई जेड है, और तीसरा क्या है, थर्ड नंबर है डी एक्स जेड। ठीक है, तो डी एक्स जेड को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर केवल आपको क्या लेना है, एक्स लेना है और जेड लेना है। तो यहाँ पर एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ये ऑर्बिटल इधर गया, यहाँ बन गया, ये है और ये। ठीक, देखिए डी एक्स जेड बन गया, है ना। यानी ये जो लोब हैं वो इन कक्षकों के बीच में है। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये एक्स है और ये वाई है। देखिए इसमें स्क्वायर लगा, इसका मतलब है इसमें जो लोब है वो अक्ष के ऊपर ही है। भाई इन लोगों में क्या है, अक्ष के बीच बीच में है, लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के ऊपर ही एक्स है, वाई के ऊपर ही वाई है, तभी तो एक्स वाई स्क्वायर बना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्स के ऊपर ही बनाएंगे, वाई के ऊपर ही बनाएंगे। ठीक, ये देखिए, है ना, ये देखिए ये बन गया डी एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर का। ठीक, ये क्या है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या था आपका डी वाई जेड है ना, डी वाई जेड। देखिए ये बन गया। तो ये आपके देखिए, नहीं ये वाई जेड नहीं है बल्कि डी एक्स जेड, है ना, एक्स और जेड के बीच में बनाना, तो डी एक्स जेड। अब एक बचा है डी जेड स्क्वायर, तो चलिए इसको मैं इधर बना लेता हूँ ना, डी जेड स्क्वायर वाले को इस साइड में, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तो इधर एक्स ले लेते हैं, यहाँ जेड ले लेते हैं, है ना। तो ये डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा है, जेड कौन सा, जेड वाला ऊपर वाला है। तो इसका मतलब है इस बार दोनों लोग कहाँ होंगे, जेड के ऊपर ही होंगे, यानी इधर ही आपको बनाना है ये। और इसमें ये लोब ऐसे क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर की ज्योमेट्री ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये आपके डी कक्षक इस तरीके से बनाए जाते हैं। डी वाला थोड़ा सा आपको याद रखना है, एफ वाला बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन डी तक आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको काम आएगा, आगे भी पढ़ेंगे साइंस में तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। स्क्रीन पर भी देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पर भी डायग्राम बने हुए आपके डी के, है ना, इनको भी देख करके चाहे वहां से बना लीजिए चाहे यहाँ से बना लीजिए, है ना, जहां से आपको इजी से बना सके, आसानी हो समझने में भी बनाने में भी, वहां से आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर एफ ऑर्बिटल का डिस्कशन आपसे करता हूं।
तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो एफ ऑर्बिटल है, देखिए एफ ऑर्बिटल की जो आकृति है, जो उसका साइज है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से एफ ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करना होता है। बस आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसके अंतर्गत 7 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 7 डब्बे होते हैं एफ के पास, ठीक है। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन एफ के पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बस छोटी सी बात यही याद रखना है कि एफ के पास आपके 7 डब्बे होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। ना तो उसकी आकृति के विषय में जानना है और ना ही उनके नाम जानना है ना, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, वो कहीं काम नहीं आता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना होगा कि 7 डब्बे उसके पास होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, ठीक। तो वो बात हो जाती है एफ के बारे में। उसके बाद आगे देखिए लिखा है नोडल सतह, नोडल प्लेन। अब ये क्या है, नोडल प्लेन, है ना। तो देखिएगा ध्यान से लिखा है कि वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है, यह नोडल तल कहलाता है, ठीक है। हिंदी में कैसे, नोडल तल। उसके बाद अब इसको समझ लिया जाए थोड़ा सा, इसमें है क्या, जैसे देखिए मैंने बताया था कि ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक में यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षाओं में, ये है ना, इस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वृत्ताकार मार्ग के ऊपर चक्कर लगाते हैं, है ना। भैया तो पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। लेकिन देखिए ध्यान से इसको, ये जो वृत्ताकार मार्ग है, इन वृत्ताकार मार्ग की जो लाइन है दोनों के बीच खाली जगह है, देखिए ये वाली जगह है ना, ये देखिए इनके बीच में खाली, ये इधर खाली, ये इनके खाली, तो इनके बीच में जो गैप है, इन लाइनों के बीच में जो स्थान खाली है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो खाली स्थान है इन लोगों के बीच में, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी को कहते हैं नोडल प्लेन, नोडल तल। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया नोडल प्लेन का, ठीक। तो देखिए इसमें लिखा है पहला जो है, पहला जो स्थान खाली उसको कहा गया 1s नोड, दूसरा है 2s नोड, तीसरा है 3s नोड, इसी तरीके से 4s, 5s, 6s, 2p, 3s, इसी तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, है ना, इसको आपको बनाना नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, तो ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान भाई इलेक्ट्रॉन मार्ग के ऊपर चक्कर लगाता है, खाली स्थान में चक्कर नहीं लगाता है, न खाली स्थान में पाया जाता है, ठीक है। स्थान क्या होता है, वो खाली रहता है, स्पेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल सतह, ये नोडल तल, ठीक। उसके बाद देखिए नोडल प्लेन ज्ञात करना, तो कहीं पर आपको नोडल प्लेन अगर कैलकुलेट करना हो, नोडल प्लेन निकालना हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। इसको देखिए सबसे पहले, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n, यानी स्मॉल n। अब ये क्या आ गया, मुख्य क्वांटम संख्या, तो अभी आगे पढ़ाएंगे आपको क्वांटम संख्याएं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट व्यवस्था की जानकारी देती हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कैसे है, किस कोष में है, किस कक्षक में है, किस उपकोष में है, पूरी जानकारी प्रदान करने वाली संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं ये बताती हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, किस कोष में है, किस उपकोष में है ना, इसकी कंप्लीट जानकारी प्रदान करने का काम करती हैं। इनके बारे में आगे वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इसको लिखते हैं स्मॉल n से। उसके बाद लिखा है स्मॉल n, n क्या क्या हो सकता है, s, p, d, f, ये क्या है, ये उपकोष है, मैंने आपको बताया थे कोष उपकोष पीछे पढ़ाया, तो s, p, d, f, ये n का मान हो सकता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष या उपकोष के मान को बताती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए l, अब ये l क्या है, ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए n का मान कितना है, s, यानी s क्या है, उपकोष है आपका, तो s उपकोष के लिए l का मान कितना होगा, 0, यानी मुख्य क्वांटम संख्या s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान कितना होता है, 0, ये आपको याद करना पड़ेगा। p के लिए कितना होता है, 1, d के लिए कितना होता है, 2, f के लिए कितना होता है, 3, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और आपका f के लिए 3,
ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। एन का मान कितना है, एल का मान कितना है, क्योंकि ये नहीं याद होगा तो फिर आप नोड नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फार्मूला इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, अब कौन कौन से नोड कह सकता है निकालने के लिए, तो जब कहेगा कोणीय नोड, है ना, या फिर कह दे नोडल तल निकालिए, तो नोडल तल निकालने के लिए कह दे, या आपसे कह दे कि कोणीय नोड बताइए, एंगुलर नोड। तो कोणीय नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए एल लिखा हुआ है, यानी इसको हम जरा इधर कर देते हैं यहाँ। ठीक, ये एल क्या है, ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या। एल कहां से पता चलेगा, एल यहां से पता चलेगा। ये जब याद होगा तो एल का मान बता ले जाएंगे। ठीक है, जो एल का मान होगा, है ना, एल का मान जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोणीय नोड। यानी जितना एल का मान होगा, देखिए कोणीय नोड बराबर एल लिखा है, तो एल का जो भी मान होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, कोणीय नोड हो जाएंगे, एंगुलर नोड। ठीक, सेकंड थर्ड देखिए लिखा है रेडियल नोड। कहीं रेडियल नोड आपसे निकालने के लिए कह दे, त्रिज्यक नोड कहते हैं इसको, है ना। तो रेडियल नोड अगर निकालना है तो n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, इस फार्मूले को लगाएंगे, आपका रेडियल नोड आ जाएगा। कहीं पर 4 नंबर लिखा हुआ कुल नोड, अगर कुल नोड निकालना है तो क्या होगा, n माइनस वन। ठीक, n क्या है, ये n क्या है, n है, ऊपर देखिए लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये वाले मान याद होने चाहिए, ये याद होंगे तो ये वैल्यू रख लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ध्यान इसको रखिएगा, है ना, कि यहाँ पर जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या जो भी होगी उसके हिसाब से एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो ये लर्न करने पर ही हो पाएगा। बाकी जिसमें नोड निकालना होगा वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। भाई यहाँ पर एन क्या है, एन आपकी वैल्यू भी तो बताता है 1 2 3 4 5, है कि नहीं। कोस की वैल्यू भी तो संख्या तो बताता है, तो वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। जैसे आ गया 2p, 2p में आप कोणीय नोड बताइए, एंगुलर नोड बताइए, कुल नोड बताइए। 3d दे दिया, कुल नोड बताइए, एंगुलर बताइए, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, तो इतना काम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक आध एग्जांपल लेकर के मैं बात आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूं। तो चलिए पूरी बात आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको ले लिया है, ताकि यहां से आपको नोड संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए निकालने के लिए, है ना। अगर निकालना चाहें तो आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। आपकी किताब वगैरह में भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। ठीक है, नहीं हो पाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, तो उसको करवा दूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिए गए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में कोणीय नोड, रेडियल नोड व कुल नोडों की संख्या बताइए, इन सब में बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये देखिए दिखा 2s 2p 3p 4p, है ना, ये दिया गया है। सेकंड नंबर है, कहता है कि 3d 4d 5d। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपको कक्षक निकालना होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया ये, है ना। अब इनमें आपको सभी बताना, कोणीय नोड, रेडियल नोड व कुल नोड, सब में तीनों चीजें बतानी है आपको। तो फार्मूला याद हो, बस कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2s की, है ना। तो चलिए आइए, तो यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन, किसमें है, तो पहले है आपका 2s, है ना, ये 5 नहीं है, s है ना, ध्यान रखिएगा। ये तो ये s है ना। ठीक, अब मैंने पीछे भी आपको बताया है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, कोणीय नोड, है ना। चलिए कोणीय नोड निकालते हैं 2s में। तो कोणीय नोड, है ना, कोणीय नोड बराबर क्या था, l। देखिए कोणीय नोड के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, कोणीय नोड या नोडल तल, आपसे पूछ लेगा अगर, तो आपको क्या करना है, l के बराबर होता था। अब यहाँ पर देखिए कौन है, s है, s के लिए l का मान कितना होता है, तो 0 होता है, बताया है मैंने आपको। ठीक, तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर कोणीय नोड कितना हो जाएगा, तो ये कोणीय नोड हो जाएगा 0। देखिए कोणीय नोड स्मॉल l बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, कोणीय नोड का फार्मूला क्या है, कोणीय नोड का जो फार्मूला है वो बराबर l के, और s के लिए l का मान अभी पीछे लिखाए हैं, इसीलिए मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। ठीक, s के लिए, ठीक, जो l का मान होता है वो कितना होता है, 0। s के लिए l का मान कितना है, 0, तो कोणीय नोड कितना हो गया, 0। ठीक, दूसरा है रेडियल नोड। तो चलिए रेडियल नोड, रेडियल नोड का फार्मूला n
माइनस एल माइनस 1, ये फार्मूला था। एन का किसके लिए निकालना है, तो देखिए 2s के लिए, अभी इसके लिए कर रहे हैं ना, तो ये एन का मान कितना है 2। मैंने कहा था संख्या आगे लिखी होगी, आपको एन का मान आपको मिलेगा क्वेश्चन में, जो भी कक्षक निकालना होगा। देखिए एन का मान कितना है, एन का मान 2, यही तो एन होता है नंबर, है कि नहीं। तो एन का मान कितना है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 2, तो ये देखिए रख दिया 2। एल का मान कौन है, एस के लिए, देखिए एस के लिए एल का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और ये क्या करेंगे -1, देखिए सीधे माइनस करेंगे 1 आएगा, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो रेडियल नोड कितना आ गया इसके अंदर, रेडियल नोड 1 है, केवल एक। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्या है, कुल नोड। तो कुल नोड अगर आपको निकालना है, कुल नोड का फार्मूला क्या था, n-1, कुल नोड का फार्मूला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर n क्या है, n वही है नंबर जो आपको दिया गया, किसके लिए निकाल रहे हैं 2s के लिए, तो ये कितना है 2, और फिर क्या करेंगे -1, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये देखिए, तो आंसर आपका आ गया ये, है ना, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, और ये आपका यहाँ हो गया। तो कोणीय नोड कितना है 0 है, इसमें कितना है दोनों, ये आपका 2 से यहाँ पर 1 होगा, है ना, 2 से 1 घटाएंगे 1। ठीक है, मैंने कहीं मिस्टेक हो जाया करे तो ध्यान रखा करिए, तो 2 से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2s में मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला सेकंड नंबर हम ले लेते हैं 2p, है ना, ये है 2p, है ना दूसरा। तो देखिए 2p, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोणीय नोड। कोणीय नोड के लिए क्या देखते हैं, एल का मान। अब p के लिए एल का मान कितना होता है, अगर याद नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कोणीय नोड। तो सबसे पहले कोणीय नोड, कोणीय नोड का फार्मूला क्या है, कोणीय नोड बराबर एल, और p के लिए एल का मान कितना होता है, ये याद होना चाहिए, है ना। p के लिए जो एल का मान होता है वो 1 होता है। ठीक, तो कोणीय नोड कितना हो जाएगा इसके लिए 1, जो एल का मान है वही तो होता है कोणीय नोड, या नोडल तल, नोडल तल भी कह रहे थे, तो कितना नोडल तल, केवल एक। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, रेडियल नोड। रेडियल नोड, कभी कभी इस रेडियल नोड को देखेंगे लिखा हुआ हिंदी में, इसको त्रिज्यक नोड कहते हैं, त्रिज्यक। ठीक है, जैसे इसको एंगुलर नोड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोणीय नोड, इसको कहते हैं त्रिज्यक नोड हिंदी में। रेडियल नोड तो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो रेडियल नोड के लिए क्या करना है, n-l-1, ये फार्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितना रखना है, देखिए यहाँ दिया गया, जो संख्या यहाँ दी गई वही n रखना होता है, तो कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। l का मान देखिए, l का मान इसके लिए कितना है 1, तो ये कितना है 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 जुड़ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रेडियल नोड कितना हो गया 0, देखिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, कुल नोड। कुल नोड, कुल नोड का फार्मूला क्या है, n-1। n क्या है, तो n है नंबर जिसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, तो 2p के लिए, तो n का मान ये संख्या होती है। ठीक, तो ये देखिए कितना हो गया 2, फॉर्मूले में क्या है 1 है, तो ये क्या करेंगे 1, तो यहां से ये कितना आ गया देखिए 1, कुल नोड कितना आ गया 1। ठीक है, तो कोणीय नोड इसमें कितना है 1 है, रेडियल नोड कितना है 0 है, कुल नोड कितना है 1 है। ठीक, क्लियर है बात। तो ये देखिए इस तरीके से करके दिखा दिया, है ना। अब उसमें का जरा एक आपको सॉल्व करवा देते हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक, अब इसमें का एक आपको सॉल्व करवा दे, ये तो मैंने बता दिया तरीका, एक उसमें का भी सॉल्व करवा दे, है ना, ताकि आपको आसानी रहे, थोड़ा उससे भी क्लियरिटी हो जाए। चलिए हम इसमें से सबसे टफ वाला ले लेते हैं 5D। चलिए तो यहां पर ले लेते हैं 5D, है ना। ये देखिए अब इसके लिए आपको तीनों चीजें निकालना है, क्या क्या, कोणीय नोड, रेडियल नोड और ये कुल नोड। ठीक, तो चलिए नंबर फर्स्ट क्या है, कोणीय नोड, है ना, कोणीय नोड।
अब कोणीय नोड के लिए क्या करते हैं, कोणीय नोड बराबर फार्मूला आपको पता ही है, एल के बराबर होता है, जितना एल का मान होगा वही कोणीय नोड। अब देखिए यहां पर कौन आया, डी आया, डी के लिए एल का मान कितना होता है भाई, संख्या के साथ जो लगी हुई है ना, जो कक्षक है आपका एसपीडीएफ जो भी होगा, ठीक, वही एल का मान उसके लिए बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो डी के लिए एल का मान कितना होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, है ना, डी के लिए 2 होता है। ठीक, तो डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2 होता है। तो कोणीय नोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड आपका क्या निकालना, रेडियल नोड। तो ये रेडियल नोड, तो रेडियल नोड निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला तो पहले याद हो, तो n माइनस एल, ये। ठीक, अब n का मान जिसके लिए निकालना है, किसके लिए, 5 के लिए, 5d के लिए, तो यहां पर लिखी हुई संख्या n का मान होती है, तो ये कितना हो जाएगा 5। l का मान अभी दिखाया, बताया आपको 2 आया है। ठीक, बाकी ये क्या, ठीक, तो ये रख दिया। अब देखिए 2 और 1 कितना होगा 3, और 5 से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक, तो सीधे हम लिख देते हैं, है ना, ये कितना आएगा 2। अब ये घटाना तो आपको आता होगा, ये माइनस माइनस वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया रेडियल नोड। उसके बाद लास्ट बचा आपका कुल नोड है, तो यहां पर लिखेंगे कुल नोड। कुल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1। n क्या है, तो n आप जिसके लिए निकाल रहे हैं वो संख्या, किसके लिए, ये 5d के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या कितनी 5, तो ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। तो ये देखिए आपका आंसर। ठीक, तो देखिए 5d के लिए निकाल लिया। कोणीय नोड कितने हैं इसमें, कोणीय नोड 2 हैं, रेडियल नोड कितने हैं 2 हैं, कुल नोड कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी कक्षक के अंदर आप रेडियल नोड, कोणीय नोड और कुल नोड ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बाकी जो प्रश्न इसमें बचे हुए हैं वो आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं हो पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको पूछिएगा। ठीक है, तो उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। बाकी बुक वगैरह में भी दिए गए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। सिलेबस मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।